अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 5 की एमसीक्यू से रिलेटेड है और हम इसके अंदर उसी तरह जैसे तमाम चैप्टर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, इसमें भी हम तमाम एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं। वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज, यानी सेंटीपिटल फोर्स के बारे में हम जानते हैं एक ऐसी फोर्स जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने पर मजबूर करती है, उसे कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो क्या सेंटीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कितना वर्क कर सकती है? तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, हम इस सेंटीपिटल फोर्स के वर्क के बारे में कुछ बात करने से पहले एक वर्क के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सीख लेते हैं। हमें पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो टू एफ डी कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले में याद रखिएगा कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो एंगल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो फ़र्ज़ करें एक ख़ास केस पर हम आते हैं कि अगर एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो फिर वर्क की क्या सिचुएशन होती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दूं तो देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट बनता है। तो थीटा हमने 90 पुट करना है, तो देखें cos 90 अगर हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो आइडिया होता है कि cos 90 ज़ीरो होता है। तो बेटा वर्क जो है मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो आ जाएगा। तो इससे अब हमने एक चीज़ सीख ली और याद कर ली कि जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई सी भी फोर्स हो, अगर उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा तो जो हमें वर्क मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। तो अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब हम आते हैं वापस अपनी सेंटीपिटल फोर्स की तरफ। तो सेंटीपिटल फोर्स की एक मैं फिगर शो कर रहा हूँ। इस फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो बाउंड्री ऑफ द सर्किल पे मूव करता है। और अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक लीनियर क्वांटिटी है, और सर्किल में लीनियर क्वांटिटी को हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करके हासिल किया जाता है। तो आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के टेंजेंट मैंने आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर शो किए हैं, और फोर्स भी उन्हीं 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर शो की गई है। हर पॉइंट के ऊपर चेक कर लें कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि सेंटीपिटल फोर्स जो है अपने डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है, और कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स होगी उसका किया गया वर्क ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें ज़ीरो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट सेकंड हमारी एमसीक्यूज क्या कहती है। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 किलोग्राम है और वो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम से मूव करता है। A force of 0.2 न्यूटन acts on it in the direction of motion of the body। और जैसे ही वो मूव करता हुआ आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है 0.2 न्यूटन की, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, और ये फोर्स अप्लाई होती है 10 सेकेंड तक। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यकीनन उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो अब आप देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है। अब ये जो हमारी एमसीक्यूज है ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं हो पाएगा कि कौन सा आंसर इसमें बेस्ट है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको मोमेंटम गिवन हो तो आप काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो हमने इससे पिछले चैप्टर की एमसीक्यूज में भी देखा था। वो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का है कि आप देखिए पहले मैं डेटा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें हमें 5 किलोग्राम मास दिया गया है, 10 किलोग्राम उसका इनिशियल किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसका इनिशियल मोमेंटम है, फोर्स 0.2 न्यूटन है, इसी तरह टाइम जो है वो 10 सेकंड दिया गया है। तो अब वो फार्मूला जो कि हमने इस एमसीक्यूज के सोल्यूशन में यूज करना है वो हमारे पास ये है। तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास मोमेंटम गिवन हो और आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हो तो आप इस फार्मूले से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आप देखें कि हमें इनिशियल मोमेंटम तो गिवन है, तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फौरन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब जो पी है वो हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो हम इसकी जगह पर 10 रख देते हैं। नीचे डिवाइड में मास जो है 5 किलोग्राम है, इसको रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई
10 जूल। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि इसमें फाइनल मोमेंटम गिवन नहीं है। अगर फाइनल मोमेंटम गिवन होता तो हम यही प्रोसेस यूज करते और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी हमें मिल जाती। अब हमने करना यह है कि जो फोर्स और टाइम हमें दिया गया इंटरवल, हम इसको मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। तो फोर्स की जगह हम रख देंगे 0.2 न्यूटन, फिर उसके बाद टाइम इंटरवल को 10 जो गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन सेकंड। ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी मोमेंटम की यूनिट है, न्यूटन सेकंड भी इसी मोमेंटम की यूनिट है। तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल गया। अब हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल मोमेंटम। तो हम बताएं चेंज किसी भी चीज में हो वो किसके इक्वल होता है, पी एफ माइनस पी आई। तो अब हमें पी आई तो हम पहले ही देख चुके हैं, हमें गिवन है। तो हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके और इसको वैल्यूज पुट करते जाएं तो पी एफ हमें मिलेगा, डेल्टा पी हमने 2 कैलकुलेट किया, पी आई हमें गिवन था तो ये हमें मिल गया 12 न्यूटन सेकंड। अब इसकी मदद से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया। ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की जगह रखेंगे 12। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे मास वही 5 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया 14.4 जूल। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं और हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 4.4 जूल। तो बेटा हम इसमें 4.4 जूल को जो है वो ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो सेकंड एमसीक्यूज का आंसर भी हमें मिल गया। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड एमसीक्यूज में लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है जिसका मास यकीनन कम है और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है जिसका मास यकीनन ज्यादा है। तो कहते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हम आगे अपनी छोटी सी कैलकुलेशन से इस एमसीक्यूज का आंसर फाइंड कर लेंगे। कहता है विच ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मोमेंटम। तो बताइए कि किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ग्रेटर होगा, मैक्सिमम होगा, लाइटर वाली का या हैवियर वाली का। ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब आप देखें कि अभी जो हमने एमसीक्यूज नंबर 2 के अंदर फॉर्मूला यूज किया काइनेटिक एनर्जी का, उसी से हम जो है इस एमसीक्यूज का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मैं 2m को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो मुझे इस p का एक रिजल्ट मिल जाएगा, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम स्क्वायर को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो अंडर रूट बन जाएगा। ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब इसमें एक चीज गौर करनी है, वो गौर करने वाली बात यह है कि सर लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। यानी लीनियर मोमेंटम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी पर। लेकिन हमारी एमसीक्यूज में कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको हटा दें तो हम इन दोनों को हटाकर इक्वल टू साइन को हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट m। अब हमें ये रिजल्ट आसानी से बताएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्टेड है। तो ये कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा हैवी ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मैक्सिमम होगा इस लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। तो ये हमारी थर्ड एमसीक्यूज हो गई। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम हैव इक्वल मोमेंटम। देखें इसमें दो मासेस दिए गए और कहा गया एक इंफॉर्मेशन ये दी गई कि उनके मोमेंटम इक्वल हैं। तो इसको हम यूज करेंगे। देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज, तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इनकी मासेस की मदद से इनकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखें जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि जिनके मोमेंटम इक्वल हैं, पहले तो हम वो लिख देते हैं P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, यानी दोनों के हमने लीनियर मोमेंटम को एक सिंगल मोमेंटम के इक्वल P सपोज कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 1। तो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की होगी P स्क्वायर
अपॉन 2m, तो m की जगह पर हम रखेंगे फर्स्ट मास और वो है 1 किलोग्राम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2 नीचे आ जाएगा। अब p की वैल्यू हमें क्योंकि गिवन नहीं है तो हम उसको p ही रहने देते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में जाके खुद ही कैंसिल हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर p स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू मास, मास की जगह 2 किलोग्राम आ जाएगा क्योंकि हमें 2 किलोग्राम गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। तो अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज आ गई, हमसे कहा गया कि इनका रेशियो का आंसर फाइंड करना है, तो अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमने फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, नीचे सेकंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, डबल फ्रैक्शन है, नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी और इन्वर्ट करके लिखी जाएगी। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर के सेम था मोमेंटम, वो कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला 2 1। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो है वो 2 1 है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्टेड है। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन से हमने फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h, के एक ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट h पे रखा गया था, वहां से उसे ड्रॉप किया जा रहा है। आफ्टर इट हैज फॉलन हाइट ऑफ h बाई 2, यानी जब वो उसकी हाफ हाइट तक पहुंच जाती है तो इट्स विल पोजेसेस, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसकी एनर्जी के साथ क्या बनेगा। तो अब देखें इसके आंसर ये हमारे पास है। हम एक फिगर से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि हमें राइट ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाए। देखिए ये हमारी फिगर है, इस फिगर में ये जो येलो लाइन है ये ग्राउंड लेवल है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हाइट h पर रखा गया है जिसका मास m है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो यकीनन इसमें सिर्फ एक टाइप की एनर्जी बचती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इस वक्त होगी mgh के बराबर। तो देखें ये हमने इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसको रेस्ट की कंडीशन में कंसिडर करते हुए इसकी टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करता जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और हाइट डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो जब ये पहुंचेगा अपनी हाफ ऑफ द हाइट के ऊपर तो यकीनन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिड्यूस होते होते हाफ रह जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी जितनी इसके अंदर रिडक्शन आएगा वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ डिक्रीज हुई है तो यकीनन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंक्रीज हुई होगी। तो ये जो इसका हाफ पॉइंट है h/2 का पॉइंट है, यहां पर जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ होगी mgh के, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ रह जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होते होते हाफ के इक्वल आ जाएगी। तो हाफ टोटल एनर्जी का हाफ mgh ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट होगा और टोटल एनर्जी का हाफ पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट होगा। तो इसमें हम चूज कर लेंगे ये सी ऑप्शन, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा आंसर है इस एमसीक्यूज का। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप देखें कि ये एमसीक्यूज तो हमें वैसे भी याद है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलती है पावर। लेकिन मैंने आपके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर दी है ताकि कोई कंफ्यूजन आपके जहन में ना रहे। तो आप देखें मैंने इस क्वेश्चन के मुताबिक फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, तो देखें क्या सिचुएशन बनती है कि फोर्स और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स को तो हमने एज इट इज रहने दिया, हमने वेलोसिटी को थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करके लिखा कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी s अपॉन t लिख देते हैं। अब ये फोर्स है ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू एस डिवाइड बाई टी। हमें पता है कि f इंटू एस का मतलब है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वर्क। तो ऊपर वर्क आ जाएगा नीचे टाइम आ जाएगा और हमें पता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम जो है वो इक्वल होता है पावर के।
तो पता चला कि फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो पावर के इक्वल मिलता है। तो ये हमारा पावर का रिजल्ट आ गया। इस पूरी कैलकुलेशन में बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने मल्टीप्लाई का साइन शो किया है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। हम इसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसमें देखेंगे कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक डॉट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उससे हमें पावर हासिल होती है। लेकिन फिलहाल तो मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन आपको शो करनी थी जिससे हमारा आंसर हमें मिल जाता, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो आप इसकी यूनिट के जरिए भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इसकी नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। The minimum velocity given to an object so that it emerges out from the gravitational field of earth is about, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ से ऊपर स्पेस में भेजना हो, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ वापस पुल कर लेती है, तो हमने उसकी वेलोसिटी को इतना इंक्रीज करना है कि वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करते हुए स्पेस के अंदर पहुंच जाए। तो देखें हमने अपनी इस बुक के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था। इस तरह की वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की सरफेस को छोड़कर स्पेस में चला जाए तो उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है v = √2gr। तो अगर हम इससे कैलकुलेशन करना चाहें अर्थ के लिए तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमें पता है अर्थ पर g की वैल्यू 9.8 होती है और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी हमें पता है 6.4 एक्सपोनेंट 6 उसकी वैल्यू होती है। ये छोटी सी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की और उससे कैलकुलेशन की, तो ये हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ गया। इस मीटर पर सेकंड को चाहें तो आप किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट आ जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो करें तो यकीनन वो हमारी इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करती हुई स्पेस में निकल सकती है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इन 1 सेकेंड पावर ऑफ बॉडी इज सेड टू बी। तो देखिए इसमें हमें कहा गया कि जी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल वर्क करते हैं और टाइम 1 सेकंड लगता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर देता हूं। वैसे तो आप जबानी भी इसका आइडिया लगा सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हमें पता है पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। हमें वर्क दिया गया 1 जूल, टाइम दिया गया 1 सेकंड, तो हमने ये लिख दिया ऊपर 1 जूल, नीचे लिख दिया 1 सेकंड। तो आप देखें ये 1 डिवाइड बाय 1 होता है और जूल अपॉन सेकंड, हम पता है जूल अपॉन सेकंड जो है वो इक्वल होता है वॉट के। तो पावर इक्वल आ गई 1 वॉट। तो हम इसके अंदर जो ऑप्शन है फर्स्ट उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कहता है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। हमें ये पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक पोटेंशियल एनर्जी फील होती है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हमारी इस बुक के अंदर जो फॉर्मूले वो हमें बताते हैं कि ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा ऑब्जेक्ट की हाइट। तो आप देखें कि जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उससे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटेड होती है। तो ये हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन जो है वो मास और हाइट का है। तो हम इसे सिलेक्ट करें। बेटा अब लास्ट जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं क्या है। द escape velocity of a planet depends on which of the following factors। देखिए फिर वही MCQs आ गई कि escape velocity किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था लेकिन वो फॉर्मूला एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला होता है। जो एक्चुअल फॉर्मूला है escape velocity का वो कुछ इस तरह का है। अब आप इस फॉर्मूले में देखें कि 2 फैक्टर्स हैं जो कि escape velocity जिन पर डिपेंड करती है। एक मास है, ये मास उस सेंट्रल ऑब्जेक्ट का है जो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है और नीचे r रेडियस उसी ऑब्जेक्ट का, यानी अगर हम अर्थ के ऊपर हैं तो ये मास है अर्थ का, ये रेडियस है अर्थ का। तो इसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो escape velocity है वो डिपेंड करती है मास और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो जिस प्लैनेट के ऊपर भी हम इसके वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये है। तो बेटा अब ये हमारी तमाम एमसीक्यूज चैप्टर की कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज आपको जल्द मिल जाएंगी और आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपको फ़ौरन जो है वो तमाम आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन
फ़ौरन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।